हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो माय डियर, प्रीवियस सेशन में हमने फिज़िकल वर्ल्ड स्टार्ट किया था। ओके, आज का सेशन आपका फिज़िकल वर्ल्ड का पार्ट 2 है। ओके, जो भी रिमेनिंग टॉपिक फिज़िकल वर्ल्ड में है वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि आपने फर्स्ट सेशन एंजॉय किया होगा, और यदि आप सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो देखिए माय डियर, नेचर में बहुत सारे फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के एक्शन होते हैं, कोई भी बॉडी है उस बॉडी पर डिफरेंट टाइप्स के फोर्स एक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर सभी फोर्सेस को नहीं देखना है, बस कुछ फंडामेंटल फोर्सेस को देखना है। तो देखिए, नेचर में बेसिकली 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, सो देयर आर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। Forces in nature. First force is gravitational force. Gravitational force. दूसरा फंडामेंटल जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Third force is a strong nuclear force. And fourth fundamental force is weak nuclear force. ओके, तो यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में हैं और इन्हीं चारों के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सभी फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए बस आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए माय डियर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए माय डियर, जितने भी तरह के बॉडीज होते हैं, ठीक है, सभी बॉडीज के पास अपना अपना मास होता है। ठीक है, तो सभी बॉडीज, मान लीजिए कोई भी 2 बॉडीज है, 2 बॉडीज के पास अपना मास है, तो उन 2 बॉडीज के बीच में उसके मास के कारण जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, उसी म्यूचुअल अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कोई भी 2 बॉडीज है, उस 2 बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा मास के कारण, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। जितने भी तरह के बॉडीज आप देखते हैं अपने चारों तरफ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बॉडी फॉल कर रहा है तो वहां पर अर्थ के द्वारा उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाया जा रहा है। ओके, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर काम कर रहा है। फिर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ का मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन जो होता है वो भी आपका ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है। सन फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है अर्थ के ऊपर और उसी फोर्स के कारण आपका अर्थ सन के चारों तरफ मूव करते रहता है। उसी तरह माय डियर, जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स, ठीक है, उनका मोशन भी, उनका जो मोशन होगा वो भी आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही होगा। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स is the force of mutual attraction between any two bodies
बाय वर्च्यू ऑफ दियर मासेस। ओके, तो यहां पर आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द म्यूचुअल force of attraction between the two bodies by virtue of their masses, ओके। अब यहां पर देखिए माय डियर, मान लीजिए कि दो बॉडी है, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये रहा और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है। इसका मास m1, इसका मास m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो यहां पर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस बॉडी को सेकेंड बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एंड इस बॉडी को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों बॉडी के बीच में, इसी फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, F। सो F इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा माय डियर, इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम लोग आगे काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप देख लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो Gm1m2 बाय r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर G क्या है? G है आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ओके। और इसका जो वैल्यू होगा ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स, ये देखिए ये r स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो यही है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। हियर F इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स, ओके। चलिए अब यहां पर देखिए, तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दैट मीन्स r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ओके। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इसके कुछ फीचर्स हैं, इस फोर्स के कुछ फीचर्स हैं, वो आप यहां पर देख लीजिए वन बाय वन। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस फोर्स। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर आपने क्या देखा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये रिपल्सिव कभी नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया। दिस फोर्स इज always attractive, that means not repulsive। ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तो ये आपका फर्स्ट फीचर है इसका। सेकेंड फीचर देखिए, ये फोर्स जो आपका एक्ट कर रहा है ये सेंट्रल फोर्स कहलाता है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। व्हाई? बिकॉज ये फोर्स देखिए दो बॉडी के सेंटर के अलोंग पास करता है। किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा ये उसके सेंटर से पास करता है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? सो सेकेंड पॉइंट इज
दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, central force because it acts along the center line of two objects. Center line of two objects. ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो आप देख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है ये आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका दो बॉडी है, दोनों बॉडी के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F काम कर रहा है और इस F को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो यदि आप यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को आप मूव करना चाहें, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मूव करना चाहें तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होगा वो या तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होगा या उसके अगेंस्ट में होगा। ध्यान से समझिए। जब बॉडी कोई फ्री फॉल कर रहा है तो उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, दैट मीन्स वहां पर अर्थ के द्वारा उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जब किसी बॉडी को आप यहां पर किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करना चाहें, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में या इसके द्वारा जो वर्क डन होगा यहां पर वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इसीलिए इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा गया है। याद रखेंगे आप हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। व्हाट डज कंजर्वेटिव मीन? कंजर्वेटिव मीन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स on moving a body or against the gravitation force does not depend on the path followed. ओके, यदि आप ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा बॉडी को मूव कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए वर्क डन होगा वहां पर, या आप ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन फोर्स यहां पे इस डायरेक्शन में, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं। सिंपल सा चीज है, आप इस ऑब्जेक्ट को यहां पर मान लीजिए यहां पर डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं। पहले ये यहां पर था, अब आप इसको यहां पर करना चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स, और यहां पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये काम कर रहा है F, तो इस F के अगेंस्ट में आप बॉडी को मूव किए हैं। तो जब बॉडी को मूव किए हैं F के अगेंस्ट में तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन होगा ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा, जो पाथ वहां पर होगा उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा गया है। ओके, तो आप थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, conservative in nature, that is work done in moving a object by gravitational force or against gravitational force does not depend on the path followed, ओके। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं
क्या कहना है इसका? वर्क डन इन मूविंग ए ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मान लीजिए इसका क्या मतलब है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब है? आपका ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, यहाँ पर फोर्स ये काम कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आप यहाँ पर करना चाह रहे हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में यदि आप इसको डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? बाय ग्रेविटेशन फोर्स होगा, यानी इस ग्रेविटेशन फोर्स के हेल्प से ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होगा, तो वहाँ पर वर्क डन होगा। किसके द्वारा? इस F के द्वारा वर्क डन होगा। वही यहाँ पर लिखा गया है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। या अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा? आप बॉडी को मूव कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में, तो उस टाइम भी यानी ये दोनों जो आपका ऑपरेशन होगा, इस दोनों में जो वर्क डन होगा वो आपका पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा गया, कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव इन नेचर कहा गया है। ओके, सो आई होप कि ये सभी पॉइंट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमने 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लिया है। अब यहाँ पर 1-2 और पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे आप। जैसा कि आपने देखा माय डियर, कोई भी दो बॉडी जिसका मास m1 m2 है और उसके बीच का डिस्टेंस r है, तो वहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा वो होगा Gm1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी यहाँ से आप सिंपली देख रहे हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए, फिर मैंने क्या बताया कि जो आपका सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है सन के द्वारा अर्थ के ऊपर, और उसी फोर्स के कारण अर्थ सन के चारों तरफ घूमते रहता है। तो दोनों के बीच में आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा, आर काफ़ी ज़्यादा होगा। और जब आर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम एफ का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही कम होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट होता है। जितने भी तरह का आप फोर्स देख रहे हैं, फंडामेंटल फोर्स, उस सभी में सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस पर काम करता है, दे ऑपरेट एट लार्जर डिस्टेंस, इसीलिए इस फोर्स का वैल्यू काफ़ी कम होता है, वीकेस्ट होता है। बात समझ में आ गया? तो आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा? These forces are weakest in nature. Weakest in nature. Okay. And fifth point क्या होगा? They operate at very large distances. वेरी लार्ज डिस्टेंसेज, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे कम वैल्यू किस फोर्स का होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर ऑपरेट करता है। तो चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो जब आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एफ अपने आप कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ग्रेविटेशन फोर्स का। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग सेकेंड फंडामेंटल फोर्स के तरफ मूव करेंगे, और आपका सेकेंड फंडामेंटल फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आइए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
सेकेंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए माय डियर, ये फोर्स, इस फोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये देख के आप क्या सोचेंगे, तो यहां पर ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। तो यहां पर इलेक्ट्रो का मतलब सिंपली आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक, और ये तो आपका मैग्नेटिक है ही। यानी माय डियर फ्रेंड, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ओके, चलिए, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया इसका। अब यहां पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये हमेशा एक्ट करता है चार्ज पार्टिकल पर। चार्ज पार्टिकल पर क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ेंगे कि जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसके बीच में कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग फोर्स निकालते हैं। ओके, और वो फोर्स, उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी चार्ज पार्टिकल होगा तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स एक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, it acts on charged particles and it is the combination of electric force and magnetic force। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चलिए अब यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है माय डियर? सो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स हमें कब मिलेगा? तो ये फोर्स हमें मिलेगा जब चार्ज रेस्ट में होगा। जब चार्ज रेस्ट में होगा, चार्जेस आर एट रेस्ट। और मैग्नेटिक फोर्स हमें कब मिलेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स हमें मिलेगा व्हेन चार्जेस आर इन मोशन। चार्ज इन मोशन। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, चार्जेस आर एट रेस्ट। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में आप जानते हैं क्या होगा? रिपल्सन होगा। यहां पर रिपल्सन होगा। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। वो हमारा रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक उसी तरह माय डियर, अगर आपका दो निगेटिव चार्ज है तो इस दोनों के बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो यहां पर भी हमें माय डियर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा और ये भी आपका रिपल्सिव नेचर का है। रिपल्सिव नेचर का। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? क्योंकि चार्ज आपका रेस्ट में है। ओके, फिर अगर आपका चार्ज पार्टिकल एक प्लस है और एक माइनस है तो यहां पर क्या होगा माय डियर? आप जानते हैं ये दोनों अट्रैक्ट होगा। ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो मिलेगा ये आपका अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये आपका अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ओके, ये आपका अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पर देखिए इस फोर्स को हम निकालते कैसे हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ये सभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफ़ी डिटेल्ड वे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या फॉर्मूला होगा माय डियर। ये जो आप फोर्स यहां पर जो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इस फोर्स को दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आपका चार्ज जो है वो रेस्ट में है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट में। तो उस टाइम जो फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज गवर्न्ड बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं पर इस इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्बियन फोर्स भी कहा जाता है, कूलम्बियन फोर्स। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा माय डियर, ये होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बियन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जब आपका चार्ज मोशन में होगा, जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां पर एक फोर्स राइज होगा। उसी फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, when charges are in motion, magnetic field is produced, and this magnetic field gives rise to a force on charged particle known as magnetic force, ओके। तो ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा तो उस टाइम मैं आपको इस फोर्स के बारे में बताऊंगा अच्छे से, काफ़ी डिटेल्ड वे में। और जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उस टाइम आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी मैं बस आपको इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करता है। ओके, और ये सिंपली कॉम्बिनेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बोल सकते हैं आप। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब चार्ज जब रेस्ट में होगा और जब चार्ज मोशन में होगा तो वहां पर जो फोर्स राइज होगा उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ओके,
चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस फोर्स। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो होगा माय डियर, सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये दोनों नेचर का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल पर। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है या दोनों आपका निगेटिव है तो वहां पर क्या होगा? रिपल्सिव। एंड अगर दोनों डिफरेंट है, प्लस माइनस में है, तो उस टाइम वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is either attractive or repulsive। सेकेंड पॉइंट माय डियर, ये फोर्स भी आपका सेंट्रल फोर्स होता है। जिस तरह आपने ग्रेविटेशन फोर्स को देखा था सेंट्रल फोर्स है, उसी तरह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपका सेंट्रल फोर्स है। ये सेंटर के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है। आपका चार्ज पार्टिकल के सेंटर के अलोंग एक्ट करेगा। ओके, सो सेकेंड फीचर इज दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, अगर इसका रेंज के बारे में बात किया जाए, रेंज के बारे में मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो आपने ग्रेविटेशन फोर्स में क्या देखा था? वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक उसी तरह यहां पर भी आपका जो रेंज होगा वो वेरी लार्ज होगा, ठीक है। दैट मीन्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जब इन्फिनाइट भी होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड काफी कम क्यों ना हो, भले ही मैग्नीट्यूड कम हो लेकिन काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा वो इन्फिनाइट होगा। दैट मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस। फिर देखिए जो नेक्स्ट फीचर होगा, जिस तरह ग्रेविटेशन फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स था, उसी तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? सो आप क्या लिखेंगे? दिस फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, तो हमने यहां पर 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखा है। अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं माय डियर, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स के बारे में। ओके, अब देखिए नंबर 5th फीचर्स और प्रॉपर्टीज। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये मैक्रोस्कोपिक फोर्स है। मैक्रोस्कोपिक दैट मीन्स आप डेली लाइफ में कुछ इस टाइप का फिनोमिनन अगर आप देख रहे हैं कि दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, या फ्रिक्शन फोर्स आप पढ़ेंगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, या जो स्ट्रिंग होता है उसमें, या रोप जो होता है उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है
वो, ठीक है। तो ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ही गवर्न्ड होता है, ठीक है। कैसे, वो समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए माय डियर, मान लीजिए कि ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल है माय डियर, और इस टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, इस दोनों बॉडी का सरफेस आपस में कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस दोनों बॉडीज का जो एटम्स होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उस दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है, ठीक है। इस बॉडी का एटम, सॉरी, इस बॉडी के सरफेस का एटम और इस बॉडी के सरफेस का एटम, ये दोनों एक दूसरे को, इस दोनों के बीच में हाई अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ठीक है। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसी तरह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी है और ये आप इसको मूव करा रहे हैं, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब यहां पर ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, तो दोनों ही सरफेस के बीच में, ये बॉडी इस बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो दोनों बॉडी का जो एटम्स होगा ये एक दूसरे को क्या करेगा, रोकना चाहेगा। तो दोनों बॉडी के एटम्स आपस में अट्रैक्टेड नेचर में हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसलिए यहां पर भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या है, मैक्रोस्कोपिक फोर्स हैं, ठीक है। और यहां पर आपको इन सभी एग्जाम्पल में आपको जो फोर्स देखने को मिल रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फिफ्थ फीचर्स क्या होगा, सम मैक्रोस्कोपिक force some macroscopic force as in the surface contact, as in the surface contact of two bodies or friction force और टेंशन in a rope is governed by electromagnetic force, ओके। चलिए, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट नेचर का था, उसका वैल्यू सबसे कम था, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसका वैल्यू ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, ओके। एंड इसका वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स के 10⁻36 टाइम्स के बराबर होता है, ठीक है। This force is 10⁻36 times stronger than gravitational force. ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आई होप कि ये सभी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट फोर्स के बारे में, जो कि आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। चलिए नंबर थर्ड फंडामेंटल फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है एंड दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर माय डियर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये फोर्स आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब कैसे क्या है वो आप यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ओके, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दो न्यूट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। तो इस रिपल्सन के आधार पर तो ये न्यूक्लियस तो ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए था, लेकिन ब्रेक एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एक फोर्स काम कर रहा है जो इन सभी को आपस में बांध के रखता है, इन सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखता है। उसी फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध के रखता है, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगर ये फोर्स यहाँ पर काम नहीं करेगा तो आपका ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इस न्यूक्लियस को ब्रेक करके बाहर निकल जाता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये सभी आपस में बाइंड रहते हैं, आपस में एक दूसरे को इस तरीके से जकड़ के रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आपस में जकड़ के रखते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है इस फोर्स के कारण, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण, जो इन सभी पार्टिकल्स को, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम करता है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो उस रिपल्सिव फोर्स काम करने के बावजूद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, जो इन सभी को आपस में बांध के रखता है। उसी फोर्स को हम सिंपली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कह देंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा माय डियर? इट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स which binds neutron and proton in the nucleus, ठीक है, जो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखते हैं तो ये फोर्स किस नेचर का होगा? तो ये फोर्स माय डियर फ्रेंड, ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का भी होगा। कब होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देखिए, क्या ये लार्ज डिस्टेंस पर काम करता है? आपने ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या देखा कि उसका रेंज लार्ज है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज क्या लार्ज होगा? नहीं माय डियर। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंसेस काफी कम होते हैं, 10⁻⁻14 के ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो यहां पर काफी कम डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये आपका लार्ज डिस्टेंस में नहीं होगा। ओके, तो जब चूंकि डिस्टेंस काफी कम है तो ये अट्रैक्टिव नेचर का है। रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है ये, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। आइए हम लोग देखते हैं। दिस फोर्स acts in a very less distance of the order of 10⁻⁻14 meter. Okay, next point is this force is
ऑलवेज अट्रैक्टिव, ध्यान से देखिएगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट when the distance is 0.8 Fermi, then it will be repulsive in nature, तो बस ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, इट विल बी रिपल्सिव इन नेचर। यहां पर मैंने फर्मी लिखा है, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू माय डियर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर। तो वैसे तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, वैसे तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर डिस्टेंस 0.8 फर्मी हो जाए तो उस टाइम ये रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। फिर आपने देखा था, आपने ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखा था कि वो दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। क्या ये सेंट्रल फोर्स होगा? नहीं माय डियर, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, ये सेंटर के अलोंग काम नहीं करेगा। क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं माय डियर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा है, काफ़ी कम डिस्टेंसेज हैं वहाँ पर, ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव नेचर का भी नहीं होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, strong nuclear force is not central force, is not a central force. And next point is this force is not conservative in nature, this force is not conservative इन नेचर। ओके, तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे, जो कि हमारा लास्ट फोर्स है, लास्ट फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। So our next fundamental force is weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, चलिए बात करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम से ही लग रहा है कि ये वीक होगा, वीक नेचर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि ये न्यूक्लियस है, तो आप जानते हैं कि इसके ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, तो ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस दो तरह का हो सकता है, स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस या अनस्टेबल न्यूक्लियस, या अनस्टेबल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्टेबल भी हो सकता है या अनस्टेबल भी हो सकता है। किस कंडीशन में? व्हेन किसी न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम कह देंगे कि वो न्यूक्लियस हमारा क्या है? स्टेबल न्यूक्लियस है। किसी भी न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों की संख्या बराबर हो जाती है तो वो न्यूक्लियस आपका स्टेबल हो जाएगा। तो फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस में क्या होगा? तो अनस्टेबल न्यूक्लियस माय डियर, व्हेन इन दोनों में से कोई भी, किसी एक का भी नंबर अगर ज़्यादा हो जाए,
तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। यानी व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाए तो आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, या अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाए, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उस टाइम भी आपका न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, जब उसमें आपका प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स, तो उस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं हेवियर न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, आपका न्यूक्लियस हेवी हो जाएगा जब वहाँ पर, जब वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, दैट मीन्स प्रोटॉन्स अगर एक्सेस नंबर में है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स, तो वो न्यूक्लियस आपका हैवी हो जाएगा। और उस हेवी न्यूक्लियस को हम लोग सिंपली वहाँ पर हमें रेडियो एक्टिव, उसे आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और रेडियो एक्टिव कब होगा, व्हेन एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल हो चुका है, दैट मीन्स वहां पर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक्सिस नंबर में है, तो उस टाइम एटॉमिक नंबर क्या होगा माय डियर, अगर 83 से ज़्यादा है, अगर 83 से एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया माय डियर, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बीटा डीके हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बीटा डीके होगा, बीटा डीके। बात समझ में आ रहा है? तो अब बीटा डीके का क्या मतलब है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बीटा डीके को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो जैसे ही आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ, ठीक है, तो फिर वहाँ पर न्यूक्लियस हेवी हो जाएगा और फिर वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा हो चुका है, एक्सेस हो चुका है, तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर जब 83 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वहाँ पर बीटा डीके होगा। और बीटा डीके में क्या होता है माय डियर, इन बीटा डीके में क्या होगा, वन न्यूट्रॉन जो होगा, वन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू वन प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन। तो बीटा डीके में क्या होगा कि वन न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होना शुरू होगा एंड इलेक्ट्रॉन में भी कन्वर्ट होना शुरू होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां से देखिए, तो सबसे पहले अब न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। न्यूट्रॉन, ये मान लीजिए आपका न्यूट्रॉन है, तो इस न्यूट्रॉन का जो बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिक एलिमेंट जो होगा उसे हम क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क। ये 6 टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। तो जनरली हम लोग 2 टाइप्स का हम देखेंगे। जनरली 2 टाइप्स, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। जो आपका न्यूट्रॉन होगा उसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है? क्वार्क होता है। ये 6 टाइप का होगा और जिसमें हम लोग बेसिकली 2 टाइप का देखते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। आइए अब यहां पर देखते हैं माय डियर, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क में क्या होगा। ये आपका न्यूट्रॉन है माय डियर, दिस इज योर न्यूट्रॉन। तो अप क्वार्क का मतलब है, अप क्वार्क का मतलब है ये इस तरह का होगा, एंड डाउन क्वार्क का मतलब है ये इस तरह का होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका
2 डाउन क्वार्क होगा एंड 1 अप क्वार्क होगा। ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं, जैसे ही बीटा डीके होगा अब ये प्रोटॉन में चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर 2 अप क्वार्क हो जाएगा एंड 1 डाउन क्वार्क हो जाएगा, ठीक है। 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क, और इसमें आपका क्या होगा 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब यहां से देखिए, तो इस बीटा डीके में क्या हो रहा है माय डियर, इस बीटा डीके में न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। तो यहां पर 2 डाउन क्वार्क था, 1 अप क्वार्क था, तो ये कन्वर्ट हो रहा है 2 अप क्वार्क में और 1 डाउन क्वार्क में। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है माय डियर, तो इस कन्वर्शन के दौरान इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स काम करता है। ये अपने आप तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो वहां पर एक फोर्स आएगा, ठीक है। वहां पर एक फोर्स आएगा, वन फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसी फोर्स को हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वहां पर एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही बीटा डीके होगा, तो उस बीटा डीके में आपने क्या देखा कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, और जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, तो उसी बीटा डीके में इस फेनोमेनन को हम बीटा डीके कहते हैं। तो इसी फेनोमेनन के दौरान वहां पर एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, वहां पर एक फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा, और उसी फोर्स को हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये था आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो फिर आपका फंडामेंटल फोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आइए बात करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स is the force between two elementary particles during beta decay। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चारों फंडामेंटल फोर्स कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर एक नोट पॉइंट देख लीजिए। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताया था, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये जो होगा माय डियर, ये होता है 10 टू द पावर 38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, फिर आप यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये 10 टू द पावर 13 टाइम्स वीक न्यूक्लियर फोर्स का होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो वैल्यू आएगा उसका 10 टू द पावर 13 टाइम्स के बराबर लगभग आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। फिर आपने क्या पढ़ा था? फिर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये क्या होता है माय डियर? दिस इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, ये 10 टू द पावर 36 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये आपका 10 टू द पावर 38 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस फोर्स इज 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो a strong nuclear force, a strong nuclear force is 10 to the power 2 times electromagnetic force, electromagnetic force। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे। सो आई होप कि आपको फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेशन लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन लॉज कौन कौन सा यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग देखते हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली हम लोग 4 तरह के कंजर्वेशन लॉज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा हेडिंग होगा कंजर्वेशन लॉज इन क्लासिकल फिजिक्स, इन क्लासिकल फिजिक्स। तो यहां पर हम लोग बेसिकली 4 तरह के कंजर्वेशन लॉज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed it can only be transformed from one form to another form, from one form to another form। तो इसका वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आप देखेंगे अपने डेली लाइफ में। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है माय डियर, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। फॉल कर रहा है दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो भले पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, फिर भी वहां पर अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी हर जगह हर पॉइंट पर सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा, और फिर यही ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी घट चुका है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका है, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे ना तो वैल्यू उतना ही आएगा जितना इस पॉइंट पे यहां पे आया था। दैट मीन्स एनर्जी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब दूसरा जो है आप कंजर्वेशन लॉ देखेंगे, जो सेकेंड कंजर्वेशन लॉ आप देखेंगे माय डियर, वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब इस लॉ से हमें लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में पता चलता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
आप वहां पर देखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या होता है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। ओके, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, सो नेट फोर्स इज, आप इसे डिफरेंशियल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं d/dt ऑफ mv। इस mv को क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। इसमें आपने d लगा दिया तो dmv का मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम चेंज, दैट मीन्स चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और फिर उसमें टाइम से डिवाइड हो गया तो फिर वो रेट हो गया। सो दिस टर्म इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां पर देखिए, अगर ये फोर्स जीरो हो जाए, अगर बॉडी पर फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है, बॉडी पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो ये एफ नेट तो जीरो हो जाएगा। सो इफ एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन व्हाट विल हैपन माय डियर, अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो, अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये m इंटू भी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट होगा तभी तो ये जीरो होगा। डिफरेंशिएशन का में आपने देखा होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर आप बोल ही रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो है, तो ये जीरो कब होगा, जब m इंटू भी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। सो देन m इंटू भी विल बी कांस्टेंट। देखिए यहीं से आपका लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन आएगा। क्या स्टेटमेंट होगा, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो दिस कंजर्वेशन it states that if net force acting on the body is zero, then linear momentum of the body remains constant। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब वहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब तक वहां पर नेट फोर्स जीरो रहेगा, तब तक बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बात समझ में आ रहा है, यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए थर्ड हम लोग देख लेते हैं, थर्ड हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, आइए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। थर्ड कंजर्वेशन लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान देंगे माय डियर, ध्यान देंगे, काफी आसान है ये, सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, काफी डिटेल्ड में पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। यहां से देखिए माय डियर, यहां पर आपने क्या देखा था, एफ नेट इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। एफ नेट, एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम वी, ये आपने पढ़ा। अगर इसमें हम लोग r से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें, सो d बाई डी टी, यहाँ पर भी आपको रेडियस से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हमने रेडियस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हमें रेडियस से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए, आपने फोर्स को रेडियस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये अब बन गया है टॉर्क, इसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क। किसी रेडियस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपका रेडियस है r, और यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो F इंटू दिस क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा।
और इसी टॉर्क को आप सिंपली ट्विस्टिंग मोमेंट भी कहेंगे। टॉर्क बोलिए या ट्विस्टिंग मोमेंट बोलिए, दोनों सेम ही चीज है, ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके, तो ये आपका टॉर्क बन गया। उसी तरह एम भी आर, एम इंटू भी, ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जब आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम, और उसे हम जे से डिनोट करते हैं, और टॉर्क को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? सो टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी जे। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे आप, जिस तरह आपने देखा था नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी तरह आप क्या बोलेंगे? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब अगर यहां पर किसी बॉडी पर टॉर्क जो लग रहा है वो अगर जीरो हो जाए, जैसे यहां पर फोर्स जीरो हुआ था तो m इंटू भी कॉन्स्टेंट हो गया था, उसी तरह जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो j कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स वो आपका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इफ दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ torque acting on body is zero, then angular momentum of the body, then angular momentum of the body will remains constant, will remains constant। ओके, चलिए अब उसी तरह यहां पर देखिए, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। अगर किसी बॉडी पर टॉर्क जो एक्ट कर रहा है, टॉर्क अगर जीरो हो जाएगा दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे माय डियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कंजर्वेशन लॉ फॉर चार्ज के बारे में बात करेंगे, और ये आपका फोर्थ लास्ट कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं माय डियर। ओके, सो फोर्थ इज conservation law for charge। तो देखिए चार्ज का कंजर्वेशन लॉ क्या है। तो चार्ज के बारे में कहना है कि ये चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यही है आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, इट स्टेट्स दैट charges are neither created nor destroyed, it can only be transferred from one body to another body। यही है आपका कंजर्वेशन लॉ फॉर चार्ज। चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था माय डियर कंजर्वेशन लॉज इन योर क्लासिकल फिजिक्स। तो माय डियर फ्रेंड,
आपका क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ये अब कंप्लीट हो चुका है माय डियर, ये कंप्लीट हो चुका है अब, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और यदि आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं माय डियर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।